नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीट की हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी विधियों का अध्ययन कर लिया है। प्रमुख सारी विधियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, आपको पता भी होगा। तो आज एक और नई विधि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, रसास्वादन विधि। मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आपको ये सारी विधियाँ और विधियों से संबंधित जो 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं आपके जो मेथड से संबंधित है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराकर आपको व्याकरण के कुछ ऊपर के नियम बता दूं कि किस तरह से व्याकरण को डीपली न पढ़कर ऊपर से ही व्याकरण पढ़ लो तो आप व्याकरण के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो आप मिनिमम मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी के 30 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आप 28 से 29 क्वेश्चन सही करके आ जाओ। ऐसी मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा आपको मैटर प्रोवाइड कराऊंगी। तो बहुत जल्द आपकी शिक्षण विधियाँ पूरी हो जाएंगी। आप थोड़ा वेट कीजिएगा, तो आपको व्याकरण में भी मैं बता दूंगी। तो चलो आइए, हमारे पास समय कम है, अब फटाफट शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी विधि है रसास्वादन विधि। रसास्वादन मतलब रस धन आस्वादन। अब रस का मतलब होता है आनंद प्राप्त करना और आस्वादन मतलब होता है ग्रहण करना। यानी हम किसी भी चीज को पढ़कर उसका आनंद प्राप्त करें और उसको ग्रहण करें। यानी कविता जैसे ये अधिकतर पद्य शिक्षण में प्रयोग में ली जाती है, तो पद्य को पढ़कर हम उसे ग्रहण करें, उसके भावार्थ को, और फिर हमें आनंदानुभूति हो, वो होती है रसास्वादन विधि। कि हम कविता पढ़ते पढ़ते हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो जाए, जो रस उत्पन्न हो जाए, चाहे वो वीर रस हो, चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो हास्य रस हो, कोई भी रस हो जिससे हमें आनंदानुभूति हो, तो वो होती है रसास्वादन विधि। हम कोई देशभक्ति जैसे कविता बोल दे कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो जैसे हम बोलेंगे हमारे मन में एक वीरता की भावना उत्पन्न होगी। ये कोई हम मातृत्व के ऊपर बोल दे, हमारे अंदर वात्सल्य जागृत होगा। हम कोई श्रृंगार रस से संबंधित बोल रहे थे, हमारा जो भी श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार होगा या वियोग श्रृंगार होगा, तो उसकी भावना जागृत होगी, तो हम उसके रस का आस्वादन कर पाएंगे। जैसे देखो, काव्य पाठ के दौरान यानी हम जो कविता पढ़ते हैं, तो तन्मयता या आनंद की स्थिति पैदा करने वाली विधि ही रसास्वादन विधि कहलाती है। कि कविता हमें ऐसे पढ़ानी है कि छात्र सामने वाला कविता को पढ़कर आनंदानुभूति महसूस करे, उसके अंदर रसानुभूति हो, भावानुभूति पैदा हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। देखो आगे, शिक्षक का उद्देश्य है कविता का अर्थ बताकर काव्यानंद में छात्रों को समर्थ बताना है। शिक्षक का मेन उद्देश्य ये होता है कि कविता का मोटे तौर पर इसमें अर्थ बता दिया जाता है और छात्रों उससे पढ़कर आनंदित महसूस हो जाए, कविता में जो रस निहित है उसको वो ग्रहण कर ले, तो और वो आनंद विभोर होकर उस कविता को सुनने लग जाए, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। यह एक प्रकार की उपसंहार विधि है, इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। अर्थात सामान्य रूप से, मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य रूप से डीपली व्याख्या नहीं करनी, हमें कविता को सामान्य रूप से व्याख्या करने के बाद रसानुभूति करानी है। हम पाठ का वाचन ही इस प्रकार करेंगे, पद्य पाठ का कि वाचन इस प्रकार हम करेंगे कि वाचन करते करते ही छात्र में रसानुभूति हो जाए, उनके रोंगटे, अगर वीर रस से है तो रोंगटे खड़े हो जाए, श्रृंगार रस से तो अपने भावों में डूब जाए। इस तरह का हम अगर पढ़ाते हैं, कविता का वाचन करते हैं, तो छात्र को सामान्य व्याख्या की जरूरत है और सामान्य व्याख्या से ही वो रसानुभूति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस विधि में भावानुसार सहस्र वाचन कराना होता है। बिल्कुल भावों को ग्रहण करते हुए अगर हम सहस्र वाचन करेंगे तो हमारा यह विधि उपयुक्त मानी जाएगी। किसमें शिक्षक की, इसमें सॉरी किसमें नहीं है, ये इसमें है, इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही सस्वर पाठ करेगा लयानुसार, गति अनुसार, भावानुसार, तो छात्र को बिना अर्थ समझाए ही छात्र रसानुभूति कर लेंगे। पर अगर शिक्षक ही उसमें रोते रोते पाठ को पढ़ेगा तो रसानुभूति नहीं हो पाएगी। इसका प्रयोग सभी स्तरों पर हो सकता है, क्योंकि कविताएं तो छोटे स्तर से लगाकर बड़े स्तर तक सभी जगह पद्य मौजूद होते हैं और कविता के अंतर्गत, नाटक के अंतर्गत रसानुभूति होती है, ज्यादातर कविता के अंतर्गत ही रसानुभूति होती है। तो कविता को छोटी कक्षा से पढ़ाया जाता है, छोटी कक्षा से ही ऐसा पढ़ाना चाहिए कि छात्र रसानुभूति करना सीख जाए और आनंदित होना सीख जाए। कविता के भावों को हृदयंगम करके कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करना और भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेना ही इस विधि की सार्थकता है।
जैसे नाम से स्पष्ट है कि कविता के भावों को अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, जैसे आप सूरदास का कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं तो कृष्ण की बाल लीला को पढ़कर आपको ऐसा सामने महसूस हो जाए कि वास्तव में हमारे सामने कृष्ण है, दही खा रहे, माखन खा रहे, घुटनों के बल चल रहे हैं, उसके उनके मुख पे दधी का लेप किया हुआ, तो ऐसा भाव हमें उत्पन्न हो जाए तो हमारा कविता को पढ़ना सार्थक होता है और रसानुभूति छात्र कर पाते हैं। जैसे कोई राम जी के और उनके सीता जी का जब जनक वाटिका में मिलते हैं उनका वर्णन है, जैसे कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत रखन सम राम हृदय गुनी। अगर इसको भी पढ़ते हैं आप तो अपने को राम और सीता का मिलन अपने सामने हो रहा है ऐसा प्रतीत हो जाता है। अगर ऐसा प्रतीत हो जाता है तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाता है। रसानुभूति में मेन यही है कि छात्रों को रस की अनुभूति कराना कविता की सामान्य व्याख्या के द्वारा, और उसके उपसंहार विधि भी इसको कहते हैं कि मोटे तौर पे उपसंहार का मतलब होता है कि मोटे तौर पर व्याख्या करने के बाद छात्र उसकी भावानुभूति कर ले। तो ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रसास्वादन विधि काव्य पाठ के दौरान तन्मयता या आनंद की स्थिति पैदा करने वाली विधि ही रसास्वादन विधि कहलाती है, और इसको उपसंहार विधि कहते हैं। ये ध्यान रख लेना। और भावानुसार छात्र इसके अर्थों को ग्रहण करते हैं। एक अन्य विधि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत, उसका नाम है ध्वन्यात्मक विधि। इसको ध्वनि साम्य विधि भी कहते हैं। ये एक वाचन शिक्षण की विधि है। मैं वाचन शिक्षण की विधि आपको अलग से पढ़ाऊंगी, उस समय भी इसका जिक्र करूंगी, पर आज इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि ये ध्वनि साम्य विधि भी कहते हैं और ध्वन्यात्मक विधि भी इसको कहते हैं। ध्वनि साम्य नाम से स्पष्ट है, ध्वनि और साम्य समानता, ध्वनि की समानता वाले शब्द होते हैं जहाँ पर वहाँ ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि की समानता वाले शब्द छात्रों को सिखाया जाए, चाहे वो कर्म, मर्म या आजा, बाजा, एक जैसे शब्द जिसकी ध्वनि एक जैसी उत्पन्न हो रही है, ऐसे शब्दों को छात्रों को सिखाना होता है, वो ध्वनि साम्य विधि के तहत आता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिपादक कौन है। माइकल सेमर, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है प्रतिपादक, तो माइकल सेमर जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इस विधि का प्रादुर्भाव अंग्रेजी भाषा से हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के जो अल्फाबेट है 26 उसको सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि उसके अंतर्गत जो ध्वनियाँ निकलती है उस ध्वनियों को सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इस विधि में ध्वनियों पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल ध्वनियों पे, और विद्यार्थियों को ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराया जाता है कि कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलेगी, उससे हमें छात्रों को परिचित कराना है तो छात्र आसानी से उच्चारित कर लेंगे। एक समान उच्चारित ध्वनियों का ज्ञान, 2 बार ज्ञान करवाया जाता है। तो एक समान उच्चारित, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्म, मर्म, धर्म, है ना, आजा, बाजा, इस तरह के एक समान जो शब्द है पीछे जिसके समान वर्ण आते हैं, ऐसे वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, करवाएंगे छात्रों को, तो समान ध्वनि वाले छात्रों वर्णों से, शब्दों से छात्र परिचित हो सकेंगे। अगर हमें इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे हमें कोई सिखाना है, शब्द सिखाना है समान, तो जैसे बालक, चालक, तो हम इसका विग्रह करके भी इसमें सिखा सकते हैं। जैसे हमने ले लिया बालक, अब बालक के अंतर्गत क्या निकलेगा, ब हलन निकलेगा, फिर आ निकलेगा, उसके बाद ल हलन के बाद ल में अ, फिर क हलंत और क में अ। इस तरह से छात्रों को उच्चारण करके भी ध्वनि का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर उपयोगी इसलिए क्योंकि इस तरह के जो ध्वनि का उच्चारण करना प्राथमिक स्तर पर ही सिखाया जाता है, बड़े बालकों को तो यह आता है। यह विधि संश्लेषणात्मक कहलाई जाती है। मैंने आपको एक, जब प्रश्नोत्तर की सीरीज में आपको करवा रही थी उस समय मैंने आपको संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक में अंतर समझाया था। संश्लेषणात्मक मतलब वर्ण से लगाकर शब्द तक होता है ना, और विश्लेषणात्मक मतलब होता है शब्द से लगाकर वर्ण तक। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि संश्लेषणात्मक क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्दों को सिखाया जाता है, इसलिए यह विधि संश्लेषणात्मक कहलाई जाती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संश्लेषणात्मक विधि, तो ध्वनि साम्य विधि, बहुत सारी संश्लेषणात्मक विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है। जब मैं वाचन शिक्षण की विधियां पढ़ाऊंगी आपको सारा डिस्क्राइब करके बता दूंगी। अब इसको संश्लेषणात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अक्षर से आरंभ करते हैं, बता दिया मैंने आपको, और अक्षरों के जोड़ या संश्लेषण से शब्द बनते हैं। अक्षरों के जोड़ अभी जैसे बताया आपको, ब हलंत, बालक वाला, जैसे अक्षरों का भी करना है तो है ना, फिर श में क्या मिला होता है,
क, श, क इस तरह से इसका विश्लेषण करके बताया जाता है। जब किसी भी शब्द का विश्लेषण करते हैं वो भी संश्लेषण के तहत आएगा, और अक्षरों का भी विश्लेषण करते हैं वो भी शब्द के तहत आएगा। तो अक्षरों के जोड़ या संश्लेषण से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर आपकी ध्वनि साम्य विधि भी समाप्त होती है। इतना ही ध्यान रखना है, ध्वनि साम्य विधि या ध्वन्यात्मक विधि कहते किसे, तो इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों को सिखाया जाता है। इसके प्रतिपादक माइकल सेमर है जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अंग्रेजी के अल्फाबेट सिखाने के लिए इसका प्रादुर्भाव हुआ था, और इसमें विद्यार्थियों के उच्चारण और ध्वनियों का ज्ञान कराने के लिए इस विधि का प्रतिपादन किया गया है। आशा करती हूँ दोनों विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।